सांद्रता सेल एक ऐसा सेल है जिसमें दोनों तरफ समान इलेक्ट्रोड होते हैं। तो यहाँ हमारे पास बाईं ओर जिंक इलेक्ट्रोड है और दाईं ओर भी जिंक इलेक्ट्रोड है। यहाँ दोनों में केवल एक ही अंतर है और वो अंतर है सांद्रता का। बाईं ओर जिंक सल्फेट का 0.10 मोलर विलयन है और दाईं ओर जिंक सल्फेट का 1 मोलर विलयन है। अतः बाईं तरफ सांद्रता कम है तथा दाईं तरफ अधिक सांद्रता है और सांद्रताओं की प्रवृत्ति बराबर होने की होती है और सांद्रताओं में ये अंतर एक छोटा वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। तो फिर हम इन सांद्रताओं को और अधिक समान कैसे बना सकते हैं? आइए सबसे पहले कम सांद्रता पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कम सांद्रता वाले पक्ष की सांद्रता बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए यह विलयन में Zn2+ आयनों की सांद्रता बढ़ाकर ऐसा कर सकता है। तो हम जिंक 2+ आयनों की सांद्रता कैसे बढ़ा सकते हैं? वैसे यदि ठोस जिंक को जिंक 2+ आयन में बदल दिया जाए तो सांद्रता बढ़ जाती है। ठोस जिंक का जिंक 2+ आयनों में बदलना, Zn2+ में बदलना, ये ऑक्सीकरण है, इसलिए ऑक्सीकरण कम सांद्रता वाले भाग पर होता है। तो आइए इसे यहां पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास ठोस जिंक है जो जिंक 2+ में बदल रहा है और मैं इसे दूसरे पक्ष से अलग करने के लिए 0.10 मोलर लिख लेता हूं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है। अतः ठोस जिंक 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है और ये मुक्त हुए 2 इलेक्ट्रॉन हमारे तार में गति करते हैं और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब आइए अधिक सांद्रता वाले पक्ष के बारे में सोचते हैं। अधिक सांद्रता पक्ष को अपनी सांद्रता कम करने की आवश्यकता है, इसलिए विलयन में जिंक 2+ Zn2+ आयनों की सांद्रता कम करने की आवश्यकता है। ऐसा तब हो सकता है जब Zn2+ आयन विलयन से बाहर आ जाए। अतः यदि वे इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ठोस जिंक बनाते हैं तो यह एक अपचयन है। अतः अपचयन अधिक सांद्रता पक्ष पर होता है, तो हम इसे अपचयन के रूप में यही लिख लेते हैं। अतः यह जिंक 2+ आयन जिसकी सांद्रता हमने 1 मोलर लिखी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और ठोस जिंक बनाता है। यहाँ पर हम इन दोनों में अंतर कर पाए इसलिए उसके नीचे हमने सांद्रता लिख रखी है। तो इस वाले में 0.10 मोलर सांद्रता है और यहाँ पर 1.0 मोलर सांद्रता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो रहा है? तो चलिए एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ हमारे पास दोनों तरफ ठोस जिंक है तो हम इसे काट सकते हैं। हमारे पास दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे भी काट सकते हैं। तो हमारे पास बाईं तरफ जिंक 2+ होगा जिसकी सांद्रता 1 मोलर होगी और यह 0.10 मोलर सांद्रता वाले जिंक 2+ पर जा रहा है। अब हम अपने सांद्रता सेल का विभव कैसे ज्ञात करते हैं? याद करें, पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा है कि नर्स्ट समीकरण हमें सेल विभव की गणना करने की अनुमति देता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ जगह बना लेते हैं और नर्स्ट समीकरण लिखते हैं। तो नर्स्ट समीकरण क्या था? E जो कि सेल विभव है, ये बराबर होता है E0 जो कि मानक सेल विभव है, E0 माइनस 0.0592 बटे n, जहां पर n स्थानांतरित हो रहे इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है, गुणे log Q और Q अभिक्रिया भागफल है। यहाँ हम सेल विभव E ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह नर्स्ट समीकरण के बहुत रूपों में से, जिन्हें हमने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा है, उन रूपों में से एक रूप है। अब आइए Q के बारे में सोचते हैं। तो हमारे सांद्रता सेल के लिए Q क्या होगा? तो Q बराबर होगा कम सांद्रता पक्ष की तरफ Zn2+ की सांद्रता, तो Zn2+ की सांद्रता ये कम सांद्रता पक्ष वाले की तरफ है, बटे अधिक सांद्रता पक्ष वाले की तरफ Zn2+ की सांद्रता, तो Zn2+ की सांद्रता ये अधिक सांद्रता वाले पक्ष की तरफ से लिया हमने, तो ये होगा Q। तो ये बराबर होगा 0.10 बटे 1.0 जो कि 0.10 के बराबर होगा। तो कैपिटल Q का मान है 0.10। अब आइए मानक सेल विभव E0 के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ मानक सेल विभव E0 क्या है? याद रखें, मानक सेल विभव मानक परिस्थितियों के तहत विभव है। तो मानक परिस्थितियों के अंतर्गत हम अपचयन अर्ध अपक्रिया लिखते हैं। तो चूंकि हम मानक परिस्थितियों के अंतर्गत लिख रहे हैं इसलिए हम Zn2+ की सांद्रता 1 मोलर लेते हैं। तो Zn2+ ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ठोस जिंक में बदलेगा, ये अपचयन अर्ध अपक्रिया होगी। और यदि आप मानक अपचयन विभव की तालिका को देखें तो इस अर्ध अभिक्रिया के लिए मानक अपचयन विभव ये -0.76 वोल्ट के बराबर होगा। अब ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के लिए हमें ठोस जिंक को Zn2+ में परिवर्तित होते दिखाना होगा। तो Zn2+ और इसके लिए Zn2+ यानी कि जिंक 2+ आयनों की 1 मोलर सांद्रता की आवश्यकता होगी,
क्योंकि हम मानक सेल विभव की बात कर रहे हैं, यानी कि हम मानक परिस्थितियों के अंतर्गत सेल विभव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जिंक 2 इलेक्ट्रॉन खोकर जिंक 2+ आयन बनाएगा। अब मानक ऑक्सीकरण विभव का मान मानक अपचयन विभव का ऋणात्मक होगा। तो मानक अपचयन विभव है -0.76, तो मानक ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा +0.76। और हमने पहले के वीडियो में भी ऐसा कई बार किया है, इसलिए मानक सेल विभव इन दोनों का योग होगा और -0.76 प्लस 0.76 ये 0 के बराबर मिलेगा। तो मानक सेल विभव ये 0 के बराबर हमें मिलेगा। अतः मानक सेल विभव 0 के बराबर है, क्योंकि मानक परिस्थितियों में आप समान सांद्रता से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आपके वोल्टेज में अंतर नहीं होना चाहिए। अतः मानक सेल विभव 0 है और इसे हम नर्स्ट समीकरण में यहां पर रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सारे मानों को यहां पर हम नर्स्ट समीकरण में रखते हैं। तो यहां पर सेल विभव E बराबर होगा, अब चूंकि E0 0 के बराबर है तो मानक सेल विभव हमें 0 मिला है, तो यहाँ 0 माइनस 0.592 बटे n। अब आइए पीछे चलते हैं और याद करते हैं n क्या था। तो n अभिक्रिया में स्थानांतरित हो रहे इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या थी। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, यानी कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। तो यहाँ n बराबर 2 है, तो यहाँ हम n की जगह पर 2 रखेंगे, तो बटे में 2 आ जाएगा, गुणे log q। और q का मान अभी हमने निकाला, ये 0.10 के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा log 0.10। अब अगर इसे हम 2 से भाग दें तो क्या होगा, 2 दूनी 4, हासिल है 1, 2 9 18 और 2 6 12। तो यहाँ आ जाएगा 0 माइनस, जो कि माइनस होगा 0.0296। जब हमने 2 से भाग दिया इसको तो ये आ गया 0.0296 गुणे log 0.10, ये तो -1 के बराबर होगा, तो गुणे -1। तो हमें उत्तर क्या मिल जाएगा, +0.0296। इसलिए E बराबर है 0.0296 वोल्ट। तो यहाँ सेल विभव E का मान धनात्मक है, तो यह दर्शाता है कि अभिक्रिया एक स्वतः अभिक्रिया है, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो यह हमारा तात्कालिक सेल विभव है। जब हम इन सांद्रताओं के बारे में बात कर रहे हैं तो यह तात्कालिक सेल विभव है। तो हमें यहाँ एक धनात्मक वोल्टेज मिलता है। यह छोटा है लेकिन यह मौजूद है, और यह सांद्रता में अंतर के कारण है। इसलिए जब सांद्रताएं एक दूसरे के निकट आती हैं तो क्या होता है, चलिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा Q बदलता जाएगा। तो क्या होता है, जब सांद्रताएं एक दूसरे के निकट आती हैं तो Q में वृद्धि होनी चाहिए। अतः जैसे जैसे सांद्रता एक दूसरे के निकट आती है Q बढ़ता है, और इसलिए तात्कालिक सेल विभव कम होता जाता है। तो एक बार फिर नर्स्ट समीकरण का उपयोग करने वाले वीडियो में हमने इसके बारे में बात की है। अब क्या होगा जब सांद्रताएं बराबर हों, तो चलिए एक बार Q को देख लेते हैं ताकि याद आ जाए कि Q था क्या। तो Q बराबर था ये। अब यदि सांद्रताएं बराबर हैं तो अंश और हर बराबर होंगे, और ये दोनों कट के Q का मान हमें 1 के बराबर मिलेगा। तो जब सांद्रताएं समान है तब Q 1 के बराबर है। अतः जब Q 1 के बराबर है तो क्या होगा, तो चूंकि हम Q का लॉग लेते हैं इसलिए E बराबर हो जाएगा 0 माइनस 0.0591 बटे 2 गुणे log 1। अब चूंकि log 1 तो 0 के बराबर है, इसलिए E बराबर होगा 0 माइनस 0, जो कि 0 के बराबर ही है। अतः E आपको 0 के बराबर मिलेगा, इसलिए आपका सेल विभव 0 होगा। और यह बात सही भी है, क्योंकि सांद्रताएं बराबर हैं, इसलिए सांद्रताओं के बराबर होने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। पहले जब सांद्रताएं बराबर नहीं थी तो सांद्रताएं बराबर होना चाहती थी, और इस वजह से वोल्टेज भी था। लेकिन अब जब सांद्रताएं ही बराबर हैं तो सांद्रताओं के बराबर होने की कोई कोशिश नहीं होगी, कोई प्रवृत्ति नहीं होगी, और इसलिए अब कोई वोल्टेज नहीं उत्पन्न होगा, इसलिए E 0 होगा।